बैटरी इग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो पहले हम लोगों ने क्लियर किया कि इग्निशन सिस्टम की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको उसके कंबशन के लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्पार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्पार्क जनरली आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? एसआई इंजन में। स्पार्क प्लग जो लगता है किसमें लगेगा? एसआई इंजन में। सीआई इंजन में यानी डीजल इंजन में जो होता है कंबशन वो किसकी मदद से होता है? कंप्रेशन की मदद से होता है। वहाँ हमारा हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, जिसके कारण एयर का जो टेम्परेचर है वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ कंबशन अपने आप होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन में, एसआई इंजन में ऐसा नहीं होता है, और ना ही वहाँ हम हाई कंप्रेशन रेशियो का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमने हाई कंप्रेशन रेशियो यूज़ किया ताकि कितना टेम्परेचर पहुँच जाए? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुँच जाए, तो उस केस में नॉकिंग की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ पेट्रोल इंजन में हमें एक अलग से स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो एयर फ्यूल मिक्सचर में कंबशन को इनिशिएट कर सके। ठीक है, और इसके लिए हमने देखा कि दो तरह के सिस्टम है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम और दूसरा हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम। दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ और सिर्फ पावर सोर्स का है। यदि शुरुआत के इनिशियल जब हमारा इनिशियल फेज था, जब हमारे पास बैटरी अवेलेबल नहीं थी, तब हम मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम यूज करते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायनेमो हुआ करता था। तो यदि इग्निशन सिस्टम में डायनेमो जैसा कोई सिस्टम यूज हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। लेकिन समय के साथ डेवलपमेंट हुआ और हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमेशा पावर सोर्स के रूप में क्या है? बैटरी अवेलेबल है, और इसलिए मैग्नेटो को रिप्लेस कर दिया किसने? बैटरी इग्निशन सिस्टम। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम आप देख सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारा पावर सोर्स है जो कि 6 से 12 वोल्ट की बैटरी होती है। इसकी एक टर्मिनल को यहाँ पर अर्थ किया गया है, और ध्यान दें यहाँ पर अर्थ का मतलब ग्राउंड नहीं है। आप अर्थिंग का मतलब क्या करते हैं? एक वायर ले जा करके ग्राउंड के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर ग्राउंड का मतलब व्हीकल की बॉडी है, गाड़ी की बॉडी। यदि गाड़ी की बॉडी में ही हमने एक वायर अटैच कर दिया तो वो उसके लिए क्या बन जाता है? अर्थिंग बन जाता है। ठीक है, और दूसरा टर्मिनल आगे बढ़ता है जिसमें क्या लगा हुआ है? सबसे पहले इग्निशन स्विच। ये इग्निशन स्विच वही है जब हम गाड़ी में चाबी लगाकर की लगाते हैं और उसे क्या करते हैं? ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं ये सर्किट क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती हैं, और जब ऑफ करते हैं तो ये सर्किट एक दूसरे से अलग हो जाती है। दिस इज द इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच के बाद एक बैलेस्ट रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि बैलेस्ट रजिस्टर क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है, क्यों बैलेस्ट रजिस्टर की आवश्यकता पड़ी और ये किसका बना हुआ है। ठीक ना, इसके बाद यहां से आगे चलेंगे तो हमारे पास एक मिलता है हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है समझेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। अब हमारे पास जो पावर सोर्स है इसका वोल्टेज कितना है? 6 से 12 वोल्ट, जबकि स्पार्क प्लग जो हमारा यहाँ लगा हुआ है, स्पार्क प्लग में स्पार्क क्रिएट करने के लिए जो हमें चाहिए वोल्टेज डिफरेंस वो 20 से 25,000 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतने हाई वोल्टेज तक पहुंचने के लिए हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है। ठीक ना, तो यही है वो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसका मेन फंक्शन है कि बैटरी से मिलने वाले 12 वोल्ट को कहां तक लेके जाना? 20 से 25,000 वोल्ट तक लेके जाना। इसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जनरली 1 mm के बीच, 1 mm गैप के बीच स्पार्क क्रिएट करने के लिए हमें 3 से 4 किलो वोल्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक ना, 3 से 4,000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तब जाकर के 1 mm के बीच क्या होता है? स्पार्क जनरेट होता है। और स्पार्क प्लग का जो गैप होता है करीब करीब 2 से 2.5 mm रहता है। ठीक, तो इस डिस्टेंस में अगर आपको स्पार्क क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें कम से कम
10,000 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मिनिमम जो वोल्टेज रहता है हमारा स्पार्क प्लग में 10,000 और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है 25,000 वोल्ट तक। क्लियर है? जब इतना वोल्टेज मिलता है तब स्पार्क प्लग में अगर हम लोग आगे चल के देखेंगे कि स्पार्क प्लग में 2 टर्मिनल हैं, ठीक है, एक मेन टर्मिनल है और दूसरा अर्थ है। दोनों के बीच ही क्या होती है हमारा स्पार्क जनरेट होती है। और ये चीज़ हम लोगों ने और पहले भी पढ़ रखा है। जब हम लोग प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हैं, तब उनके बीच स्पार्क जनरेट होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं स्पार्क प्लग के 2 टर्मिनल्स के बीच, जिसके कारण वहाँ स्पार्क क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो इसका फंक्शन समझ में आया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया गया है? सिर्फ एक ही है कि हमारे पास जो पावर सोर्स है वो 6 से 12 वोल्ट है, लेकिन स्पार्क जनरेट करने के लिए हमें 10,000 से 25,000 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा कैसे करता है अभी हम लोग सीखेंगे ना। इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। यहाँ जो हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो इसी की देन है। इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर की मदद से ही ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट कर पाता है। ठीक है? इस कॉन्टैक्ट ब्रेकर के अंदर क्या है इसको जानेंगे। इसके अंदर एक चीज लगी हुई है, क्या? ये हमारा क्या है, कंडेंसर। इसको कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है? तो इस कंडेंसर में एक तो कंडेंसर है और एक लगा हुआ है कैम। ठीक? और यहां पे इनको कहा गया है फिक्स एंड मूवेबल मेटल पॉइंट। ध्यान दें, ये दोनों अभी आपको सेपरेट दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कैम रोटेट करेगा, तो इसका यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन जब सामने घूम करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके संपर्क में आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो उसको पुश कर रहा है ताकि वो इसके संपर्क में आए। लेकिन कैम का ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है, जब ये घूम करके आगे जाता है तो इसको धकेल करके क्या कर देता है, पीछे कर देता है, जिससे इन दोनों पॉइंट के बीच कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, कांटेक्ट ब्रेकर। और फिर जैसे ही अगले रोटेशन में आता है, यानी यहां से यहां तक का हिस्सा, तब ये फिर से इसके क्या होता है, कांटेक्ट में वापस आ जाता है। ठीक है? क्लियर है? तो ये कांटेक्ट ब्रेकर है हमारा, बीच में कैम लगा है जो कांटेक्ट ब्रेक करने में मदद करता है। और एक क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ। ध्यान दें, ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्शन है दोनों का। ठीक है? उसके बाद यहां से एक वायर आगे जा रही है, इसको क्या नाम दिया गया है, हाई टेंशन वायर। हाई टेंशन वायर कहां देखा हम लोगों ने भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट की जाती है उनको हाई टेंशन वायर के थ्रू ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज क्या होता है, बहुत हाई रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, हाई टेंशन वायर। रेलवे में भी जो ऊपर ओवरहेड वायर जाता है, लिखा जाता है 25,000 वोल्ट, वहां से दूरी मेंटेन करें, उसको भी हाई टेंशन वायर कहते हैं। जिस वायर से भी बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई टेंशन वायर। अब इसका नाम हाई टेंशन वायर इसलिए है क्योंकि इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, 25,000, 10,000 से 25,000 वोल्ट आगे जा रहा है। क्लियर है? इसीलिए इसको हाई टेंशन वायर कहते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि एग्जैक्ट सिलेंडर के स्पार्क प्लग को सही समय पर क्या देना, कनेक्शन देना। ये रोटेट करते रहता है और किस सिलेंडर में कब स्पार्क होना है इसके रोटेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेंटर में जो रोटर लगा हुआ है, ये और ये कैम, ये दोनों इंजन से मिलने वाले पावर से चलते हैं। और कैम शाफ्ट, गियर और टाइमिंग चैन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइमिंग चैन, इनको कब स्पार्क करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सेटिंग कंप्लीटली किस पर निर्भर करती है, टाइमिंग चैन की सेटिंग पर। ठीक है? तो इनको घूमने के लिए पावर कहां से मिलता है, खुद इंजन से ही मिलता है। क्लियर है?
ना अब हमारा ये जो सिस्टम है 4 स्पार्क प्लग का है, यानी ये 4 सिलेंडर इंजन के लिए दिखाया गया है। क्लियर है? हर एक जो इस बैटरी इग्निशन सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट, उसका काम क्लियर है ना। वापस चलते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। इग्निशन स्विच का काम क्या था? सर्किट को ऑन और ऑफ करना, ताकि बैटरी से पावर आगे जा सके या फिर उसको कट कर सके। क्लियर है? दूसरा क्या लगा हुआ है? बैलिस्ट रजिस्टर। देखिए बैलिस्ट रजिस्टर का फंक्शन क्या है, इसको आप एक तरीके से फ्यूज समझ सकते हैं, लेकिन ये फ्यूज है नहीं। इस बात को समझना होगा कि ये इसका पर्पस तो है इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखना, इस पूरे सिस्टम को हाई करंट से सुरक्षित रखने का काम किसका है? बैलिस्ट रजिस्टर का। जैसे घरों में हम लोग फ्यूज लगाते हैं ताकि किसी भी असामान्य स्थिति में फ्यूज क्या हो जाए? उड़ जाए और हमारा सिस्टम क्या रहे? सेफ रहे। वैसे ही ये काम करता है, बट ये फ्यूज नहीं है, यानी ये उड़ता है नहीं। ये बेसिकली एक आयरन की वायर होती है। आयरन की क्या होती है? वायर। आयरन की एक खासियत है, उसका जो रेजिस्टेंस है एक टेम्परेचर तक धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक खास टेम्परेचर के बाद रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? ये बैलिस्ट रेजिस्टर किसका बना है? आयरन वायर का। और आयरन जो मेटल है, इसकी क्या खासियत है? इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है एक लिमिट तक, लेकिन एक टेम्परेचर लिमिट के बाद इसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। और जब सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इसका काम वही है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके जस्ट बाद कौन लगे हैं भाई साहब? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हमें पता है ट्रांसफार्मर से हमेशा हीट रिलीज होते रहती है। अगर इस सिस्टम को लंबे समय के लिए यूज किया जा रहा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट डेवलप होता है, जिससे टेम्परेचर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको इसका सुरक्षित उपयोग करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। और अगर बहुत हाई टेम्परेचर डेवलप हो रहा है तो ये सिस्टम को क्या कर सकता है? तबाह कर सकता है। इसीलिए किसको दिया गया है? बैलिस्ट रजिस्टर को, कि यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप हो रहा है तो ये अपना रेजिस्टेंस क्या कर देगा? अचानक से बहुत बढ़ा देगा और करंट क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्लियर है? ताकि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। क्लियर है? बात समझ में आ रही? क्योंकि यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? बहुत हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है, और इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। क्लियर है? बैलिस्ट रेजिस्टर का फंक्शन बिल्कुल क्लियर है ना। आते हैं, बात करते हैं फिर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस पूरे सिस्टम का हार्ट है। ठीक है? ये सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनको समझते हैं। किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है? कॉइल होती है। एक को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इनको एक आयरन ब्लॉक के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है? लपेटा जाता है। ठीक ना? ट्रांसफार्मर के अंदर यही 3 चीज़ें होती हैं, और इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर भी यही 3 चीज़ है। एक जो आपका बैटरी से वायर आ रहा है, इसको हम एक आयरन कोर, देखिए इसमें क्या दिया गया है? सॉफ्ट आयरन कोर। जो ब्लू कलर का बीच में दिख रहा है, यह है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की जो वायर घूम रही है, इसे हम कहते हैं इंसुलेटेड प्राइमरी वाइंडिंग। क्या कहते हैं? देखिए इंसुलेटेड क्यों कहा गया है? आपने देखा होगा किसी भी कॉइल में कॉइल एक दूसरे के टच में होती है, फिर भी वहां शॉर्ट सर्किट नहीं होता, बिकॉज दे आर इंसुलेटेड विथ ईच अदर। उसके ऊपर एक प्रॉपर इंसुलेशन डाला गया है। तो ये भी इंसुलेटेड होती है, और जो सेकेंडरी वाली होती है वो भी क्या है? इंसुलेटेड है। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो इस तरह की एक रॉड है। इसके ऊपर सबसे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेटा गया। सेकेंडरी वाइंडिंग की जो संख्या होती है, जो वायर का टर्न होता है, वो 20,000 से 21,000 तक होता है। उसके वायर को पतला कर दिया जाता है और टर्न कितना होता है? 20,000 से 21,000 तक।
जबकि प्राइमरी वाइंडिंग मोटा होता है और उसके टर्न जो होते हैं वो 200 से 300 तक रहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले कौन आता है? आयरन कोर, और आयरन कोर के ऊपर उसके बाद क्या आता है? सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसकी संख्या कितनी होती है, कितने टर्न की होती है? 20,000 से 21,000। ये डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज को कितना बढ़ाना है, ठीक ना। और उसके सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर सबसे ऊपर कौन है? ब्लैक वाला वायर जो दिख रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग, जिसका कितना टर्न होता है? 200 से 300, लगभग 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का। अगर आप टर्न देखें तो अगर ये 200 है और वो 20,000 है तो कितने का डिफरेंस है? 100 टाइम्स का। क्लियर है? तो इसके अंदर ये 3 चीजें हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सॉफ्ट आयरन कोर एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर। कॉन्टैक्ट ब्रेकर में आपने सब कुछ देखा कि इसमें एक हमारा कैम है जिसकी मदद से इन 2 पॉइंट्स के बीच कॉन्टैक्ट को बार बार क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है, और एक कंडेंसर लगा हुआ है। अब हमें इसका फंक्शन तो समझ में आया, कैम का समझ में आया, और अब क्या समझना है? कंडेंसर। कंडेंसर भी यहां पर 2 पर्पस के लिए लगाया गया है। पहला पर्पस ये है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें जो हाई वोल्टेज जनरेट करना है वो इसी की मदद से होता है, इस कंडेंसर की मदद से ही होता है। ये इसका पहला फंक्शन है, अभी देखेंगे कैसे करता है ये। और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इन दोनों के बीच आर्क जनरेट ना हो, क्योंकि इनके बीच भी गैप क्या है? बहुत ही माइन्यूट है। यानी ये भी स्पार्क प्लग की तरह काम ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये बर्न कर जाएंगे, और बर्न कर जाएंगे तो हमेशा के लिए कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इन 2 पॉइंट्स की जो फिक्स और मूवेबल मेटल पॉइंट है, इनकी सुरक्षा भी कौन करता है? कंडेंसर। क्योंकि अगर ये कंडेंसर ना रहे तो हाई वोल्टेज के कारण इनके बीच भी स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, और अगर स्पार्किंग हुई तो ये बर्न कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर स्पार्किंग ना हो, ये कौन निर्धारित करता है? कंडेंसर। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आता है हाई वोल्टेज के कारण, जिससे यहां स्पार्क हो सकती है, वो खुद कौन ले लेता है? ये कंडेंसर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण कि ये पॉइंट्स हमेशा के लिए क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। क्लियर है? तो कंडेंसर के कितने फंक्शन हैं? 2। पहला तो ये हाई वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज क्रिएट करने में हेल्पफुल है, मदद करता है। कैसे करता है ये अभी देखेंगे। और दूसरा, ये किसकी सुरक्षा करता है? जो मेटल पॉइंट्स हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर के अंदर, इनको सुरक्षित रहता है, इनके बीच स्पार्क डेवलप होने नहीं देता, क्योंकि इनके बीच भी डिस्टेंस क्या है? काफी कम है। और जब भी यदि हाई वोल्टेज आता है यहां पर, तो इनके बीच चूंकि डिस्टेंस कम है, यहां भी क्या हो सकता है? स्पार्क जनरेट हो सकता है, और ये मेल्ट कर सकते हैं। तो इससे बचाने का काम भी कौन करता है? कंडेंसर। क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज आता है तो उसको अपने अंदर कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? कंडेंसर। और ये पॉइंट हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसका फंक्शन समझ में आया कॉन्टैक्ट ब्रेकर का? ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटर में एक रोटर लगा हुआ है, सेंट्रल रोटर, और उसका ये की जिस पॉइंट के साथ भी कनेक्ट होगा वही पॉइंट क्या बन जाएगा? हाई टेंशन वायर। क्योंकि हाई टेंशन वायर के थ्रू ही हम 25,000 वोल्ट को भेजने वाले हैं, और जैसे ही ये सेक्शन जिसके साथ कनेक्ट होगा, जिस स्पार्क प्लग के से कनेक्ट होगा एट अ टाइम, उसमें 25,000 वोल्ट जाएगी, और उसी सिलेंडर में क्या होगी? स्पार्किंग होगी। क्लियर है? तो ये पूरा सिस्टम है। डायग्राम में कोई समस्या नहीं। अब हमें इसकी वर्किंग को समझना है कि यह सिस्टम काम कैसे कर रहा है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए, इसके फंक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि आप ये समझें, इसमें 2 वाइंडिंग हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको कि हम प्राइमरी सर्किट भी कह रहे हैं, यहाँ क्या कहते हैं? प्राइमरी सर्किट कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। दूसरा,
सेकेंडरी वाइंडिंग की शुरुआत कहाँ होती है और वो समाप्त कहाँ होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी सर्किट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बैटरी से। और ये वायर देखिए यहाँ से होता हुआ प्राइमरी कॉइल से होता हुआ कहाँ पहुँच जा रहा है? कॉन्टैक्ट ब्रेकर तक। क्लियर है? सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी सर्किट की शुरुआत अर्थिंग यहाँ से हो रही है और ये आयरन, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसके ऊपर टर्न होता होता यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हाई टेंशन वायर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर कहाँ पहुँच रहा है? स्पार्क प्लग तक पहुँच रहा है। तो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे 12 वोल्ट 20,000 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? आइए, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चाबी लगाया और स्विच को क्या कर दिया? ऑन कर दिया। दैट इज द इग्निशन स्विच को हमने ऑन कर दिया। जैसे ही इग्निशन स्विच ऑन हुआ, बैटरी से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो होते हुए बैलेंस रेजिस्टर के थ्रू कहाँ जाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग में। देखिए ये वायर किसके पास जुड़ी है? ब्लैक वाला वायर क्या है हमारा? प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ये यहां से निकल करके और किसके पास आ गया? कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ठीक है। अब सबसे पहले हम मानते हैं कि ये दोनों पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है। पहले हम मान लेते हैं समझने के लिए कि ये दोनों पॉइंट क्या है? आपस में कांटेक्ट में है। अब जब ये दोनों कांटेक्ट में होगा तो करंट यहां से आने के बाद कहां चला जाएगा? कांटेक्ट, ये दोनों पॉइंट है यहां से होते हुए और ये फिर किसके साथ हो गया है? अर्थ हो गया है। तो सर्किट कंप्लीट हो गई। यहां से यहां करंट का फ्लो हो रहा है। जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होते हैं उस समय कंडेंसर में करंट का फ्लो नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर ये जुड़ा हुआ है तो करंट इधर से होते हुए अर्थ में चला गया और ये प्राइमरी सर्किट हमारी कंप्लीट हुई। जब प्राइमरी सर्किट कंप्लीट होती है तो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है कहां से? बैटरी से। और बैटरी से होते हुए प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए ये दोनों पॉइंट आपस में कांटेक्ट है, इनसे होते हुए फिर कहां चला गया? अर्थ में। तो सर्किट कंप्लीट है और करंट का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल से करंट का फ्लो होगा और उसके अंदर अगर यदि आयरन कोर है तो वहां पर क्या जनरेट होंगी? मैग्नेटिक लाइंस। वहां क्या जनरेट होंगी? मैग्नेटिक लाइंस। तो जब करंट इस वाइंडिंग से, प्राइमरी वाइंडिंग से निकलता है आगे, तो इसके अंदर एक आयरन कोर है तो यहां पर क्या बनने लगता है? मैग्नेटिक लाइंस बनने लगती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बना है और करंट का फ्लो हो रहा है। अगले ही सेकेंड क्या हुआ? ये कैम भी तो रोटेट कर रहा था। जैसे ही ये कैम रोटेट करके इसका ये कॉर्नर वाला पोर्शन इसके सामने आएगा, वैसे ही ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक ना? यहां मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है और ये कांटेक्ट क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब जैसे ये ब्रेक होगा तो क्या करंट इधर से होके फ्लो करेगी? नहीं। लेकिन अभी एक रास्ता बचा है करंट को आगे जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए, और वो कौन सा है? कंडेंसर। जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ, अब देखिए चूंकि ये दोनों पैरेलल में थी, जब तक ये कांटेक्ट था ये इधर से फ्लो हो रहा था क्योंकि उसके लिए उधर से फ्लो होना आसान था, कंडेंसर से फ्लो होना मुश्किल था। लेकिन जब ये कांटेक्ट ब्रेक हो गया तब क्या हुआ? करंट का फ्लो कहां से स्टार्ट हो गया? कंडेंसर से होते हुए अर्थ। लेकिन जब कंडेंसर से करंट फ्लो हो रहा था तो कंडेंसर का फंक्शन ऐसा है कि वो करंट को अपने अंदर क्या करने लगता है? स्टोर करना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो जो भी चार्ज आ रहा था उसको ये क्या करने लगता है? स्टोर करने लगता है। जब वो चार्ज को स्टोर करता है तो करंट की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है, क्योंकि ये सारे करंट को क्या कर ले रहा है? खुद एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसके कारण प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था वो फॉल हो जाता है, वो कम होने लगता है।
और जब ये कम होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई थी वो क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अब यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होती है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो ईएमएफ को इंट्रोड्यूस कर देगा, करंट को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस कर देगा। अब एक नया करंट जन्म हो जाता है, किसके कारण, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इसके कारण। प्राइमरी वाइंडिंग में और मैग्नेटिक फील्ड क्यों कोलैप्स हुआ, क्योंकि ये चार्ज को किसने स्टोर करना शुरू कर दिया था, कैपेसिटर ने और कंडेंसर ने, जिसके कारण एक नया ईएमएफ जनरेट हुआ। और अब वो ईएमएफ इसी प्राइमरी कॉइल से होता हुआ किसके पास जाने लगा, फिर से कंडेंसर के पास, क्योंकि कांटेक्ट यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। जब कंडेंसर के पास जाता है ये, तो कंडेंसर का वोल्टेज क्या होने लगता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और इतना बढ़ने लगता है कि वो किससे ज्यादा हो जाता है, बैटरी से। तो जो करंट अभी तक आ रहा था, हमें पता है करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। लेकिन अब कंडेंसर ने इतना वोल्टेज ले लिया है कि उसका ईएमएफ, उसका जो वोल्टेज है वो किससे ज्यादा हो गया, बैटरी से ज्यादा। तो करंट का जो फ्लो अभी तक इधर से इधर हो रहा था, वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज किधर का ज्यादा हो गया है, कंडेंसर का वोल्टेज ज्यादा हो चुका है। ठीक है, कंडेंसर का वोल्टेज ज्यादा हो गया और बैटरी का वोल्टेज कम होगा। तो करंट का फ्लो तो हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होना है। अब ये डायरेक्शन करंट का क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जो अभी तक ये डायरेक्शन था, अब डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक। और जब रिवर्स डायरेक्शन में करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर से नया मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, रिवर्स होता है। जब ये प्राइमरी वाइंडिंग में रिवर्स करंट आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जस्ट अब देखिए, अब यहां पर हाई वोल्टेज क्यों जनरेट हो रहा है, पहले 12 वोल्ट से मैग्नेटिक फील्ड बना था और अब 12 वोल्ट से कहीं ज्यादा वोल्टेज से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, जो कि कोलैप्स हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज होगा, एक हाई वोल्टेज किस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में। और ये निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसीलिए सेकेंडरी कॉइल में 20,000 टर्न रखे गए थे, उस हिसाब से वोल्टेज हमारा इंक्रीज करता है। ठीक है, और इस तरीके से 12 वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, 20,000 वोल्ट में, जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर है? अब ये 20,000 वोल्ट जब आगे जाता है, तो इस वायर का नाम अपने आप क्या बन जाता है, हाई टेंशन वायर, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट से ऊपर हो चुका है। क्लियर है? अब ये हाई टेंशन वायर के थ्रू किसके पास पहुंचा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा। और डिस्ट्रीब्यूटर में जो रोटर लगा है वो लगातार अपने टाइमिंग के अनुसार क्या हो रहा है, घूम रहा है, जिसके कारण जो भी इसके कांटेक्ट में आता है उसके स्पार्क प्लग के पास कितना वोल्टेज हो जाता है, 25,000 वोल्ट। और इतना हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग में जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जो गैप है, उसमें स्पार्क क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट होता है, जिससे वहां पर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। तो ये पूरा सिस्टम है जिससे हम बैटरी की मदद से कैसे स्पार्क जनरेट करते हैं।